ड्रामा की स्टार्टिंग एक मार्केट के अंदर से होती है, जहां पर हम एक छोटी सी लड़की को भागता हुआ देख रहे होते हैं। वह एक आदमी के पीछे भाग रही होती है और उसे बुरी तरीके से मार रही होती है। वह आदमी जाकर एक बड़े से रेस्टोरेंट के सामने गिर जाता है और हम देखते हैं कि वहीं पर एक दूर मैडम खड़ी होती है, जो अपने नौकर से कह रही होती है, आखिर यह बदतमीज बच्ची कौन है जो इतने बड़े इंसान के ऊपर हाथ उठाने के बारे में भी नहीं सोच रही है। यहाँ पर हम देखते हैं इस छोटी सी बच्ची को, जिसका नाम जूनिये होता है। वह आदमी को बुरी तरीके से मार रही होती है और कह रही होती है कि मैंने वह पैसे किसी काम के लिए दिए थे और तुमने उन पैसों से गलत काम किया है। मुझे मेरे पैसे वापस करो, क्योंकि वह मेरी माँ के थे। यहीं पर हम देखते हैं कि वह औरत जो दूर खड़ी होती है, वह अपने नौकर से कहकर उस बच्ची के बारे में जजमेंट बना लेती है। लेकिन तभी अचानक से उसकी नजर उस बच्ची के चेहरे पर पड़ती है और उसे एहसास होता है कि यह तो उनके कंट्री की मैथमेटिक्स टॉपर लड़की है। वह अपने नौकर से कहती है, इस लड़की से बात करो, मेरे बेटे की मैथ्स बहुत ज्यादा कमजोर है। मैं किसी भी कीमत पर उसको एक अच्छा स्टूडेंट बनते हुए देखना चाहती हूँ। अब हम देखते हैं कि वह जो लड़की होती है, वह आदमी को डरा धमकाकर उससे पैसे निकाल लेती है, लेकिन तब तक पीछे से उसकी माँ आ जाती है। पता चलता है कि उसकी जो माँ है, वह उस रिच लेडी के यहाँ काम करती है, वह उनकी सर्वेंट है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अपनी माँ के कहने पर औरत से हाय हेलो करती है और यहाँ पर दोनों खुश हो जाती हैं। वह जूनी को अपने घर आने का ऑफर देती है और जूनी की माँ से कहती है, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, आजकल के बच्चे शैतानी करते ही हैं। मुझे खुशी हुई कि तुमने यह बात पूरी तरीके से हैंडल की और मुझे पता है तुम्हारी बेटी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। जूनी और वह रिच लेडी दोस्त बन जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जूनी अब अपनी माँ के साथ उस रिच लेडी के घर जा रही होती है और अपनी माँ से बातें कर रही होती है। लेकिन तभी अचानक से सामने से कोई बच्चा आकर उसकी माँ के ऊपर पानी फेंक देता है। हमें पता चलता है कि यह बच्चा इस घर की मालकिन का बेटा है। इसका नाम टाइमून है और यह बहुत ज्यादा शरारती और जिद्दी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जूनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह उस बच्चे से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी बड़े इंसान के ऊपर ऐसे पानी फेंकने की, और तुमने यह मजाक मेरी माँ से किया है तो तुम्हें पनिशमेंट तो जरूर मिलेगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह बच्चा टिमून जूनियर के साथ बराबर आर्ग्यूमेंट करने लगता है, जिस पर जूनियर को गुस्सा आता है और वह उसे एक जोर का पंच मारती है। हम देखते हैं तभी वहां पर घर का नौकर आ जाता है और कहता है, यहाँ पर क्या हुआ। जूनियर बोलती है कि मुझे मैडम ने परमिशन दे रखी है इस घर में आने की, मैं चाहे जो कुछ भी करूं। तभी मैडम भी बाहर निकल कर आती है और हम देखते हैं कि टिमून अपनी माँ से कहता है कि मॉम, इस बेवकूफ लड़की और इस नौकरानी को घर से बाहर निकालो, इसने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की है। जिस पर जूनी अपनी मैडम को जवाब देती है कि मैडम, इसमें मेरी माँ के ऊपर पानी फेंका है। हम देखते हैं कि मैडम अपने बेटे को पनिशमेंट देती है और जूनियर से कहती है, मुझे माफ करना, मेरा बेटा थोड़ा शरारती है, लेकिन ये तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम्हारे जितना डिसिप्लिन और अच्छा बच्चा बन जाएगा। उम्मीद है, क्योंकि तुम्हारी जैसी अच्छी लड़की आज से इसकी ट्यूटर बनेगी। जूनियर यह बात सुनकर खुश हो जाती है, पर टिमून के चेहरे के रिएक्शन कुछ खास अच्छे नहीं लगते। अब हम देखते हैं अगला सीन, जहां पर जूनियर अपनी माँ को मेडिसिन दे रही होती है और उसकी माँ कह रही होती है, बेटा तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस हल्का सा कोल्ड हुआ है और फीवर हुआ है। जूनियर कहती है, यह सब कुछ बेवकूफ टिमून की वजह से हुआ है। अगर वह ठंडा पानी आपके ऊपर फेंकता, नॉर्मल को इतनी प्रॉब्लम होती, मैं उसे पनिश करूंगी। जिस पर उसकी माँ कहती है, बेटा ऐसा नहीं करना है, वह हमारे फैमिली का यंग मास्टर है, हम उनके यहाँ बस मामूली से नौकर हैं। इधर हम देखते हैं टिमून को, जिसे घर का बटलर अलग अलग तरह की डिशेस बनाकर देता है, पर उसे कुछ भी नहीं खाना होता है और वह बार बार जूनियर की माँ को बाहर बुलाकर उसके लिए खाना बनाने के लिए कहता है। और अब हम देखते हैं कि जब उसे लगता है कि घर का कोई भी नौकर उनकी बीमारी में उन्हें जाकर डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो यह बदतमीज बच्चा खुद अंदर चला जाता है और वहां पर जाकर वह टिमून की मॉम से कहता है कि तुम यहाँ लेटी हुई आंटी, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाना बनाकर नहीं दे सकती हो। यह बात सुनकर जूनियर गुस्से में आ जाती है और कहती है, तुम्हें दिखाई नहीं देता मेरी माँ को कितना ज्यादा कोल्ड हो रखा है, उन्हें बेड रेस्ट की जरूरत है। जिस पर टिमून बोलता है, मुझे नहीं पता, मैं भूखा हूँ और मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए, वरना मैं अपनी मॉम से बोलकर तुम्हारी माँ की सैलरी कट करवा दूंगा। जूनियर कहती है, बहुत हुआ तमाशा, तो मैं अच्छा खाना बनाकर दूंगी, मेरी माँ को डिस्टर्ब मत करो। और वह जल्दी से स्टाइल में एप्रन निकालकर किचन में चली जाती है। यहाँ पर टिमून जूनियर को अलग अलग डिशेस बनाने की बोल रहा होता है।
जूनी एक एक डिश बनाकर उसे दे रही होती है, पर टिमून उसकी डिशेस को बार बार रिजेक्ट कर रहा होता है। 50 बार डिशेस बनाने के बाद जूनी को समझ आ जाता है कि टिमून खाना ऐसे नहीं खाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि टिमून कहता है, अब जल्दी से मुझे अपने हाथों से खिलाओ। जूनी गरम गरम सूप से फूंक मारकर देने की कोशिश करती है, पर टिमून इतना ज्यादा बदतमीज होता है कि उसे पीने से मना कर देता है। अब जूनी फ्रस्ट्रेटेड होकर इतनी ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि वह उसका मुंह पकड़कर उसके मुंह में गरम गरम स्पाइसी सूप डाल देती है और टिमून पागलों की तरह इधर उधर भागता रहता है। उसे लास्ट में गुस्सा आ जाता है और वह अपने नौकर से कहता है, इस बेवकूफ लड़की को यहाँ से बाहर निकालो। तब तक वहां पर दोनों बॉडीगार्ड आ जाते हैं। जूनी कहती है, अगर तुम लोगों ने मुझे जरा भी हाथ लगाने की कोशिश की तो तुम्हें पता है ना, बड़ी मैडम तुमसे क्या जवाब मांगेंगी। मैं मैडम से जाकर कंप्लेंट करूंगी। जिस पर सब लोग शांत हो जाते हैं और जूनी का साइड लेने लगते हैं। टिमून को एहसास हो जाता है कि वह इस मैटर में बहुत ज्यादा गलत है। अब बारी आती है जूनी की, जो अब टिमून को बुरी तरीके से टॉर्चर करना शुरू करेगी और उसे एक अच्छा बच्चा बनना सिखाएगी। वह यह भी देख पा रहा होता है कि उसके घर के नौकर धीरे धीरे करके जूनियर को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि यह जो बच्चा होता है वह बराबर अपनी माँ के पास रो रहा होता है और अपनी मॉम के सामने कंडीशन रखता है कि या तो जूनी इस घर में रहेगी या वह रहेगा। जिस पर उसकी मॉम कहती है, तो ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि सिर्फ जूनी इस घर में रहेगी। जूनी छोटे बच्चों को बराबर जवाब देती है और वह टिमून से कहती है, तुम्हें अपनी मॉम से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। टिमून, तुम्हारी मॉम ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। उन्होंने तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए और एक अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए सब किया है। जिस पर वह उसकी बात नहीं समझता और जूनी उसे थिएटर रूम के अंदर ले जाती है और उसे अंदर जाकर एक बहुत ही इमोशनल मूवी दिखाती है। इसे देखने के बाद थोड़ी देर के अंदर ही टिमून का एटीट्यूड चेंज हो जाता है और उसकी मॉम ने उसके एटीट्यूड में इतने ज्यादा चेंज बहुत पहली बार देखे होते हैं। उनके लिए यह सब कुछ शॉकिंग होता है और उन्हें लगता है कि यह सब कुछ जूनियर के करने की वजह से हुआ है। अब हम देखते हैं आगे का सीन, जहां पर जूनियर अब टिमून को धीरे धीरे करके अपने जैसा बना रही होती है। वह उसे ट्रेनिंग दे रही होती है। जब भी टिमून कोई इज्जत करता है तो वह उसे पनिश करती। और अब हम देखते हैं स्कूल का सीन, जहां पर जो टिमून होता है वह स्कूल में जाता है और वह अपने बॉयज गैंग से मिलता है। उन तीनों को साथ में देखकर स्कूल का हर एक बच्चा भाग रहा होता है और उसने एक बहुत ही कूल एटीट्यूड ले रखा होता है। उसके पास पैक्स लगे रहते हैं। लोग देखकर डर रहे होते हैं कि यह तीनों मिलकर बच्चों को बुली न करें। लेकिन तभी पीछे से जूनियर आती है और वह टिमून को देखती है और कहती है, यह क्या तमाशा लगा रखा है। वह उसका कान पकड़कर उसे सबक सिखाने लगती है, लेकिन तब तक वहां पर टीचर आ जाते हैं। टीचर के बोलने पर जूनी टिमून को छोड़ देती है और उनके पास चली जाती है। टिमून के दोस्त बहुत ज्यादा शॉक होते हैं कि टिमून किसी लड़की के डराने पर डर रहा है। उनके लिए इससे ज्यादा शॉकिंग बात कुछ भी नहीं थी। जिस पर हम देखते हैं कि टिमून बोलता है कि वह उसके डराने पर डर नहीं रहा है। ये लड़की उसके घर में रह रही है और हर दिन कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अब उन्हें मजा छकाना होगा। इधर हम देखते हैं कि जूनियर होती है, वह टीचर के साथ गई होती है। टीचर यहाँ पर जूनियर को स्कॉलरशिप के बेसिस पर अब्रॉड जाने की सलाह दे रहे होते हैं अपनी हायर स्टडीज के लिए, पर जूनियर साफ मना कर देती है, यह बोलकर कि वह अपनी माँ के पास रहना चाहती है। टीचर उसकी बात समझ जाते हैं और उसे मैथ्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहते हैं। जूनियर अब बाहर से वापस आती है तो टिमून के दोस्तों के थ्रू पता चलता है कि टिमून किसी अनजान एरिया में चला गया है जो बहुत ज्यादा डेंजरस है। जूनियर, जिसने टिमून को प्रोटेक्ट करने की कसम खा रखी होती है, वहां शॉर्टकट रास्तों से जाती है। टिमून, जो इधर दूर छुपा होता है, जिसने यह गंदी सी प्लानिंग की होती है, वह देखकर हंस रहा होता है। उसके दोस्त बताते हैं कि वह इस खाली स्टोर रूम के अंदर गया है और हम देखते हैं कि जैसे ही जूनी उसे देखने के लिए अंदर जाती है, तब तक टिमून के दोस्त उसे पीछे से पुश कर देते हैं और अंदर लॉक कर देते हैं। तब तक वहां पर टिमून आ जाता है और टिमून बोलता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हें मेरी तरफ से रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तुम्हें पता नहीं तुमने मेरी लाइफ से कितनी बड़ी प्रॉब्लम इधर से उधर कर दी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह अपने फ्रेंड्स को कुछ कैंडीज देता है और कहता है, जाकर एंजॉय करो, बाकी चीजें मैं देख लूंगा। अब हम देखते हैं कि जैसे ही वहां से जाने लगता है, तभी अचानक से वहां पर उसे दो लोग आकर पकड़ लेते हैं और वह उसको खींचने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुम उसी रिच फैमिली के बेटे हो ना, मुझे पता है कि तुम्हें किडनैप करके हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। वह दोनों बेवकूफ आदमी आपस में ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, इस लड़के को देखो,
इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ भी नहीं हो सकती कि यह आज हमारे कब्जे में है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो टिमून होता है वह सबसे मदद मांग रहा होता है और कह रहा होता है कि कोई तो मुझे बचा लो, पर उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आता। जूनियर जो रूम के अंदर लॉक होती है, उसे सारी आवाज सुनाई दे जाती है। वह इतनी समझदार होती है कि बाहर का माहौल समझ जाती है और जैसे तैसे करके अंदर से दरवाजा खोल देती है। वह टिमून से कहने लगती है, तो इसका मतलब तुम मुझे परेशान करने के लिए 2 गार्ड्स और लेकर आए हो, पर तुम्हारी चाल यहाँ नहीं चलेगी। मैंने पुलिस को पहले ही कॉल कर दी है, वह थोड़ी देर में यहाँ आती होगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बात सुनते ही उन दोनों किडनैपर्स को डर लगने लगता है। वे कहते हैं कि ये बच्ची तो पहले से ही आती और इतना ऊपर से पुलिस को भी कॉल कर दी है, अब क्या होगा। इसलिए वे टिमून से कहते हैं, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, इसलिए तुम हमसे बच रहे हो। हम तुम्हें अगली बार नहीं छोड़ेंगे, और वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तब तक टिमून जो होता है वह जूनी से कहता है, पर तुम्हारे पास तो फोन है ही नहीं। और यह बात सुन लेते हैं वे दोनों किडनैपर्स। जूनी टिमून को शांत कराती है, लेकिन तब तक वे गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों बेवकूफ बच्चों ने हमें पागल बनाने की कोशिश की, पर अब नहीं। अब इस लड़के के साथ साथ एक लड़की भी मिलेगी, जिस पर हम इनके पेरेंट्स से कई सारे पैसे मांग सकेंगे। हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कुछ भी नहीं होगी। यहाँ पर अब टिमून की तरफ देखती है, जो बहुत ज्यादा डरा और सहमा होता है, और वह जूनियर से कहता है, अब हम क्या करेंगे। जूनियर कहती है, तुम्हें यहाँ से जितना दूर भाग सको भाग जाओ और बाहर जाकर देखो कोई बड़ा इंसान है या नहीं, तब तक मैं इन्हें हैंडल करती हूँ। हम देखते हैं कि वह टिमून को भागने के लिए बोल देती है और खुद यहाँ पर उन 2 बेवकूफ लड़कों से फाइट करने लगती है। वह उन्हें बुरी तरीके से जख्मी करती है। लेकिन तभी टिमून को पीछे से एहसास होता है कि जब जूनियर एक लड़की होकर इतनी हिम्मत दिखा सकती है तो वह क्यों नहीं, और वह पीछे मुड़कर आता है। इधर हम देखते हैं कि एक किडनैपर तब तक जूनी को क्लोरोफॉर्म सुनाकर बेहोश कर देता है और टिमून वहां पर उन लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन तब तक वहां पर टिमून के गार्ड्स आ जाते हैं, जो टिमून को उन आदमियों से पिटने से बचाते हैं। वे किडनैपर्स को बेहोश कर लेते हैं। यहाँ पर टिमून जूनियर को पकड़कर खड़ा होता है और वह अपने गार्ड से कहता है कि हमें इसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा। उसके गार्ड्स उसे घर लेकर आते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जूनियर अपने घर होती है। उसकी माँ उसकी फिक्र कर रही होती है, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि वह होश में नहीं आएगी। टिमून की माँ जूनियर को थैंक यू बोलती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, और वह कहती है कि आज से जूनियर को अपनी फैमिली की बेटी एक्सेप्ट करती है। पहले तो जूनियर की माँ मना करती है, पर टिमून की माँ के समझाने पर वह उनकी बात मान जाती है। और अब हम देखते हैं कि जो जूनियर होती है वह ऑफिशियली अब टिमून की फैमिली में ऐड हो जाती है और उनकी सिस्टर बन जाती है। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि टिमून बहुत खुश होता है। अगले दिन जब टिमून स्कूल में जाता है तो जूनियर की हर एक बात मान रहा होता है और अपने फ्रेंड्स को बोलता है कि वह जूनियर को उसकी बड़ी सिस्टर कहकर बुलाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि जूनियर जो क्लास में बैठी होती है टिमून के साथ उसकी टेबल पर, वह उसकी पढ़ाई में मदद करती है। यहाँ पर एक बच्चा जो होता है वह जूनियर को प्रपोज करने भी आता है उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए, पर टिमून उसे डराकर भगा देता है। तभी कहानी में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिसका नाम एनी होता है, जो दिखने में क्यूट होती है और वह यहाँ पर टिमून को बचपन से जानती थी। वह यहाँ पर टिमून को एक लड़की के साथ बैठा हुआ देखकर बहुत ज्यादा बुरा फील करती है और उसे कहीं से पता चलता है कि यह तो टिमून के घर की नौकरानी की बेटी है। वह अब उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ज्यादा जलन फील कर रही होती है, इसलिए वह डिसाइड करती है कि वह जूनियर से बात करेगी और वह जूनियर से कहती है क्या वह टिमून के साथ कल से बैठ सकती है, क्योंकि टिमून और वह बचपन के दोस्त हैं। उन्होंने एक दूसरे के साथ रहने की कस्में खाई थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जूनियर मना कर देती है और टिमून भी एनी से लड़ जाता है और कहता है कि मेरी सिस्टर इस सीट से उठकर कहीं नहीं जाएगी, तुम्हें प्रॉब्लम होती है तो तुम यहाँ से जाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि एनी अपने घर कॉल कर देती है और कहती है कि वह टिमून के घर पहले जाएगी ताकि उसकी माँ से मिल सके। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जो एनी होती है वह टिमून के घर पहुंच चुकी होती है और टिमून की माँ से बहुत सारा प्यार लूट रही होती है। टिमून को समझ नहीं आता यह अचानक से आ गई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही टिमून आता है वह उसके सामने एक्टिंग करना शुरू कर देती है। उसकी माँ भी बार बार टिमून को अपने पास बुला रही होती है। अब टिमून को न चाहते हुए भी उसके पास जाना पड़ता है। जूनियर को उनकी चालाकियां नहीं समझ आती। जैसे ही हम देखते हैं कि जूनियर वहां पर आती है वह उसे देखकर अपना चेहरा झुका लेती है। और यहाँ पर एनी की माँ जूनियर के साथ कुछ खास अच्छे से पेश नहीं आती है।
उल्टा वह उसे यह सिखा रही होती है कि घर के नौकर नौकर ही होते हैं, वे कभी फैमिली मेंबर्स नहीं बन सकते। हमेशा अपने दोस्त अपने स्टेटस वालों से करने चाहिए। उनकी यह जो सीख होती है वह टिमोन की माँ को अच्छी नहीं लगती और वह यहाँ पर बात को घुमाने के लिए एनी की माँ से कहती है, क्यों ना हम डिनर करने चलें? हमने अभी अपना डिनर हॉल रेनोवेट करवाया है, आप चलकर देखिए। और अब हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर फैमिली के सभी मेंबर्स डिनर करने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एनी जाती है और एनी जूनियर से कहती है, बात हुई है घर के मेंबर्स की, तुम इस घर की मेंबर नहीं हो, समझ में आया? तुम तो घर की नौकरानी की बेटी हो, जाकर अपनी माँ की मदद करो। टिमोन को मैं देख लूंगी, भले उसके साथ कुछ भी करना हो। हम सेम स्टेटस के लोग हैं, तुम बार बार हमारे गले पड़ना बंद करो। जूनियर कहती है, बकवास बंद करो। इस घर की मालकिन ने मुझे इधर उधर आने की परमिशन दी है और बोला है मैं जहां चाहूं वहां घूम सकती हूँ। जिस पर हम देखते हैं कि एनी उससे कहती है, ठीक है, तुम बहुत बकवास कर रही हो, मैं बस तुमसे इतना कह रही हूँ कि शांत हो जाओ और यह लो मेरी पॉकेट मनी, इसको अपने पास रखो। मुझे पता है तुम्हारे घर पर पैसों की दिक्कत है। जूनियर कहती है, बिल्कुल भी नहीं, और उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो एनी होती है वह अब खाने की टेबल पर बैठी होती है। सभी अपना खाना एंजॉय कर रहे होते हैं, पर एनी के खुरापाती दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वह गर्म गर्म सूप एक कटोरी में रख लेती है और वह सबसे पहले सूप को टिमोन को ऑफर करती है। टिमोन लेने से मना कर देता है। फिर वह जूनियर के पास जाती है, जूनियर से वह सूप देने लगती है। जूनियर बार बार मना करती है। जब उसे लगता है कि जूनियर जैसे उसकी बात नहीं मान रही है, तो वह गरम सूप अपने हाथ पर गिरा लेती है और दिखाने लगती है कि ओरिजिनल से पुश किया है, जिसको देखकर एनी की माँ को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वह जूनियर को बहुत उल्टा सीधा सुनाने लगती है और कहने लगती है, मैंने पहले ही बोला था, घर के नौकरों को सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। और वह यहाँ पर टिमोन की माँ से कह रही होती है, इन्हें घर के नौकरों को घर से निकाल दो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा, इनसे दूर रहो, अपने बच्चों को भी इनसे प्रोटेक्ट करो। इनके पास खुद का कुछ नहीं होता है, ये बस लोगों को गलत तरीके से ट्रीट करना जानते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो टिमोन की माँ होती है वह जूनियर का साइड लेती है और कहती है वह बहुत अच्छी बच्ची है और वह टिमोन को बहुत अच्छे से पढ़ाती है। उसने ही टिमोन को डिसिप्लिन सिखाया है, क्लास में भी टॉपर है। जिसको सुनकर एनी की माँ कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बेटी भी क्लास की टॉपर है, वह इंटेलिजेंट है, उसका आईक्यू लेवल इस दुनिया में सिर्फ 5 लोगों से मिलता है और वह यहाँ पर टॉप पॉपुलर नॉलेजेबल लोगों के नाम लेती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एनी होती है वह भी टिमोन की माँ को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है और उनसे कहती है, आंटी तो क्या टिमोन को मैं क्लासेस देने लगूं? जूनियर कहती है, बिल्कुल भी नहीं। टिमोन बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं सिर्फ जूनियर के साथ कंफर्टेबल हूँ। अब इनके दोनों के बीच में चैलेंज हो जाता है, वह होता है मैथ्स ओलंपियाड का। जो भी इस चैलेंज को जीतेगा वह इस घर को छोड़कर जाएगा और कभी भी टिमोन की लाइफ में नहीं आएगा। जिस पर हम देखते हैं कि टिमोन और टिमोन की माँ हंस रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि जूनियर इस काम में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। जूनियर को भी हंसी आ रही होती है और उसके बाद अब हम अगला सीन देखते हैं। ये सीन होता है स्कूल का, जहाँ पर टीचर्स इन्हें दोनों को एग्जामिनेशन पेपर बांट रहे होते हैं। यहाँ पर एनी लोगों से अपना सपोर्ट मांग लेती है। सबको ये पता करके कि जूनियर बस एक नौकरानी की बेटी है, उसने टिमोन की फैमिली को मैनिपुलेट किया है और उसके बेसिस पर उसने यहाँ पर अपने मार्क्स बनाए हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर धीरे धीरे करके सभी लोग बैठे होते हैं और इनका मैथ्स कंपटीशन शुरू हो जाता है। एनी पहले ही बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होती है। टिमोन यहाँ पर जूनियर को बेस्ट ऑफ लक विश करता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके बीच में जो कंपटीशन होता है वह शुरू हो जाता है। सभी जाकर अपनी टेबल पर बैठ जाते हैं और क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने लगते हैं। सबसे पहले एनी उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके टीचर को सबमिट कर देती है। एनी की माँ को लगता है कि अब तो वही जीतेगी क्योंकि उनकी बेटी को शायद पूरा पेपर आता है, इसीलिए उसने सबसे जल्दी करके दे दिया। इधर हम देखते हैं कि इस बीच में किसी ने कुछ ट्रिक खेलने की भी कोशिश की होती है और यहाँ पर ये चीज के बारे में डिस्कशन टीचर्स कर रहे होते हैं, लेकिन आगे क्या होगा उसका हमें कुछ भी आइडिया नहीं होता है। और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि जो जूनियर होती है वह क्वेश्चन पेपर थोड़ा लेट देती है। सबको लगता है कि वह हार गई है। एनी के मार्क्स भी अनाउंस हो जाते हैं, सभी टिमोन के पास आते हैं। टिमोन और उसकी माँ उसे समझाते हैं कि बेटा तुम नहीं आओगे तो भी बहुत इंटेलिजेंट हो। लेकिन तभी अचानक से वहां पर रिजल्ट अनाउंसमेंट का टाइम हो जाता है और पता चलता है
कि ओरिजिनल बेस्ट ओलंपियाड क्वेश्चन में परफॉर्म भी जूनी ने किया है और उसे स्कॉलरशिप भी अलॉट हो गई है। सभी जूनी को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं, पर एनी की माँ पागल हो रही होती है। उन्हें लग रहा होता है कि इस बीच में किसी ने कुछ न कुछ गड़बड़ तो की है, और उन्हें यकीन नहीं होता है कि एक गांव से आई हुई मामूली लड़की इतने अच्छे से परफॉर्म कर सकती है। इसलिए वह बार बार यह चीज कह रही होती है, लेकिन कुछ भी हो, जूनी कंपटीशन को जीत गई है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिसने उसे क्वेश्चन पेपर बनाया होता है वह भी जूनी के पास आता है और उसकी तारीफ करता है। और अब हम देखते हैं आगे का सीन। इसे जीत जाती। यहाँ पर जूनी को वह नए टैलेंट कैंप में आने के लिए टिकट कार्ड भी देते हैं, और अब हम देखते हैं कि जूनी पूरी तरीके से जीत जाती है। और यहाँ पर जो यूनी होती है उसकी माँ जूनी के लिए बहुत बुरा महसूस कर रही होती है कि वह जीत गई, और अपनी बेटी के लिए वह जूनी की आंटी से कहती है, क्या हमें घर जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग आपको डिनर पर इनवाइट कर रहे हैं, तो हमारे घर जाकर हमें बहुत तैयारियां करनी हैं। और यहाँ पर अब हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर जो जूनी होती है वह टिमून और उसकी माँ के साथ अपने घर वापस जा रही होती है। यूनी को यह सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। उसे बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है कि जूनिये यह क्या कर रही है। वह उसकी फैमिली में जगह बना रही है, और उसे टाइमून के करीब जाता हुआ देखकर उसे और ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब हम देखते हैं अगला सीन, जहां पर जूनी घर जाती है और ये सब लोग खुश होते हैं। और यहाँ पर टिमून की माँ मॉर्निंग से कहती है कि मैंने पहले ही तुम्हारी माँ को बता दिया कि तुमने इस कंपटीशन में कितना अच्छा परफॉर्म किया है, और जैसे ही तुम घर जाओगी वह तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगी, क्योंकि उनकी बेटी इतनी ज्यादा टैलेंटेड है। लेकिन तभी जूनी के सामने उसकी मदर आती है जो बहुत ज्यादा रो रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह आते ही जूनियर की आंटी से कहती है, मैडम, दरअसल मैंने आपकी जॉब से रिजाइन कर दिया है। जूनी की आंटी कहती है, क्या हुआ, तुमने अचानक से ऐसा क्यों किया? चलो हम बैठकर बात करते हैं। तो क्या किसी ने परेशान किया, तंग किया, या तुमसे किसी ने कुछ गलत गलत बोला? जिस पर जूनी की मदर कहती है, दरअसल जूनी के दादाजी की तबीयत गांव में बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और मुझे उनके पास जाना है। मैं इस जॉब को ज्यादा दिन नहीं कर सकती हूँ। मेरे हस्बैंड ऑलरेडी बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, इसलिए मुझे यह जॉब करनी पड़ी थी। अब मैं उनको ऐसा टूटता हुआ देखकर बहुत ज्यादा बुरा महसूस कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि वक्त मेरे हाथ से जा रहा है और मैं उसे नहीं पकड़ पा रही हूँ। जिस पर जूनी की आंटी कहती है, आप ऐसा मत सोचिए, आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। आप अपनी बेटी के बारे में सोचिए कि कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। और देखो, इसको टैलेंट कैंप में जाने का मौका भी मिला। क्या तुम सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं बोलोगी? यह सुनते ही वह जूनी की तरफ देखती है और कहती है, बेटा, मैं खुश हूं कि तुम इतनी बड़ी अचीवमेंट लेकर आई हो, पर इसे सेलिब्रेट करने के लिए तुम्हारी माँ के पास टाइम नहीं है। जूनी इमोशनल होते हुए कहती है, मदर में भी मैं आपके साथ गांव चलना चाहूंगी। उसकी माँ कहती है, नहीं नहीं, हमारे चक्कर में तुम अपना फ्यूचर मत बर्बाद करो। हमारी लाइफ तो यही थी। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ रहकर अच्छे से पढ़ाई करो, और मैं तुम्हें टाइम पर टाइम पैसे भेजती रहूंगी। और मुझे पता है मैडम, तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगी। और अपनी माँ की इमोशनल वाली बातें सुनकर जूनी खुश हो जाती है, और उसे लग रहा होता है अब उसे और अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उसकी माँ की उम्मीद भी उससे जुड़ी होती है। उसकी माँ कहती है, मैं बहुत जल्दी तुमसे मिलने आऊंगी और डैड को तुम्हारी गुड विशेष दूंगी। और यह बात सुनते ही जूनी और ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जूनी की जो आंटी होती है वह जूनी की माँ से कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, और वह पैसों का कार्ड उन्हें देती है, पर वह लेने से मना कर देती है, साफ साफ यह बोलकर कि आप ऑलरेडी मेरी बेटी के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं जो कभी कोई नहीं करता, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं आपके ऊपर बोझ बन जाऊं। आपने बहुत हमारा ध्यान रखा है, मुझे ऐसे ही जाने दीजिए। और ऐसा बोलकर वह जल्दी से वहां से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जूनी की आंटी होती है वह उसे कहती है, बेटा, तुम्हारी माँ जल्दी वापस आ जाएंगी, बस अभी फैमिली में थोड़ा टाइम बुरा चल रहा है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जूनी को समझाती है कि तुम रेडी हो जाओ, हमें डिनर के लिए यूनी की फैमिली के पास चलना है। अब हमें शाम के डिनर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जूनी टिमून के पास बैठकर डिनर करती है। यूनी यह सब कुछ देख लेती है। अब उसे इस हंसी के मौके का फायदा उठाना था। यहाँ पर जूनी की आंटी और उसकी माँ आपस में बैठकर बातें कर रही होती हैं और कुछ हंसी मजाक कर रही होती हैं। यहाँ पर यूनी एक कोल्ड ड्रिंक का ग्लास उठाती है और वह ले जाकर जूनी को देती है और उसे कहती है, मेरी डियर क्लासमेट, मैंने तुमसे बहुत कंपटीशन किया, तुम्हें गलत गलत बोला, पर मैं यह सब कुछ डिजर्व नहीं करती हूँ। मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो, और मैंने जो कुछ भी किया वह बहुत ज्यादा बुरा है।
इसलिए मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ। प्लीज इसे ड्रिंक करके मुझे माफ कर दो। और यह सब देखकर यूनी की माँ को तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही होती है कि उनकी बेटी कितनी ज्यादा सेंसिबल है। एटलीस्ट उसने अपनी गलती तो रियलाइज की। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जूनियर जैसी उसे ग्लास को देखती है, उसको पहले ही समझ आ जाता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। और वह जैसी उसे ग्लास के अंदर पड़ी हुई कोल्ड ड्रिंक को स्मेल करती है, वह यूनी से कहती है, तो तुमने इसके अंदर क्या मिलाया? यूनी बोलती है, तुम क्या बोल रही हो? झूठ मत बोलो। यूनी कहती है कि तुम क्या बोल रही हो? जूनी कहती है, झूठ मत बोलो, तुमने इसके अंदर एक दवाई मिलाई है जिसको पीने के बाद इंसान 3 दिन तक सोता रहेगा। तुम्हारी यही प्लानिंग थी ना? तुम चाहती थी कि मैं 3 दिन तक सोती रहूं और मैं इस कंपटीशन में न जा सकूं। तुमने ऐसा क्यों किया? यूनी बोलती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी माँ जो होती है वह जूनियर के ऊपर भड़कने लगती है और कहने लगती है, मेरी बेटी बस तुमसे अपनी गलती की माफी मांग रही है। जूनी कहती है, ये मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे नॉलेज है। मेरे डैड हमेशा बीमार रहते हैं। हमेशा मदर मुझे मेडिसिन लेने के लिए भेज देती थी, तो मेडिसिन लाते लाते उन्हें मेडिसिन देती रहती थी। इतनी नॉलेज तो मुझे भी हो गई है कि किस इंसान ने किस जगह पर क्या मेडिसिन रखी हुई है। क्या तुम्हें यह बेसिक सी बात नहीं समझ आ रही है? और हम देखते हैं कि जूनी ये बड़े बड़े क्लेम करने लगती है। टिमून को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह यूनी को बहुत गलत गलत सुनाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जून की कोल्ड ड्रिंक में इतनी घटिया मेडिसिन मिलाने की? आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? तुम इतनी ज्यादा जलन किस चीज की है? क्या किसी ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है? और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सुनाने के बाद तो यूनी को और ज्यादा बुरा लगने लगता है कि टिमोन भी उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पर अब जूनी की माँ और यूनी की माँ डिसाइड करती हैं कि डॉक्टर को बुलाएंगे। जूनी अपनी पॉकेट से एक डॉक्टर का नंबर देती है और कहती है, इनको कॉल करो। और अब हम देखते हैं कि अगले सीन में उस डॉक्टर को बुलाया जाता है। आप सभी लेबोरेटरी में होते हैं। यूनी की माँ यूनी को सपोर्ट करती हैं और कहती हैं, मैं जानती हूँ मेरी बेटी इनोसेंट है। ये बेवकूफ लड़की उसके ऊपर इल्जाम लगा रही है। मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जूनी होती है वह खड़ी होती है टिमून की मदर के पास, क्योंकि टिमून की माँ को पता होता है कि जूनी कभी झूठ नहीं बोल सकती है और इतने बड़े बड़े क्लेम तो वह कभी भी नहीं करेगी, चाहे किसी भी बात के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं जैसी डॉक्टर उस मेडिसिन को सॉल्यूशन में मिक्स करता है, उसे रियलाइज होता है कि जूनी बोल रही है, वह बहुत ज्यादा सच्चाई के साथ बोल रही है। योगेश के अंदर वही मेडिसिन होती है। अब सबको देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि डॉक्टर जो बोल रहा है वह बात सच निकल रही है और जूनी ने जो कहा था वह भी सच था। अब यहाँ पर हम देखते हैं, डॉक्टर पूछता है, इतनी घटिया दवाई एक छोटी सी बच्ची को देने का आइडिया किसके दिमाग में आया? जिस पर टिमून खुद ही इशारा कर देता है कि यह यूनी ने किया। इसने सोचा कि ये जूनी को ये घटिया सी मेडिसिन दे देगी, पर इसको क्या पता था इसका पाला हमसे पड़ा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यूनी होती है उसे बहुत ज्यादा डांट पड़ रही होती है। उसे समझाया जा रहा होता है कि वह जो कर रही है वह बहुत ज्यादा गलत है। अगर वह दोबारा किसी के साथ ऐसा करेगी तो उसकी फैमिली उसे छोड़ देगी और न ही उससे बात करेगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी मॉम तो इतनी ज्यादा नाराज हो जाती है और वह उसे खुद से दूर करती है और कहती है, इन सब चीजों के बारे में तुम्हारे डैड को भी पता होना चाहिए। यह सारी बातें सुनकर उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और उसे लगता है कि इन सब चीजों के लिए जूनियर रिस्पॉन्सिबल है और वह लोग फिर वहां से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं अगला सीन जहां पर जूनी होती है, वह टेस्ट टैलेंट कैंप में जा रही होती है। वह जाते जाते टिमून की मॉम से गुड विशेस लेती है। टिमून की मॉम जूनी के हाथ में अपनी फैमिली का ब्रेसलेट पहनाती है, जिसके बारे में टिमून कुछ बोलने जा रहा होता है, पर अपनी मॉम को देखकर वह शांत हो जाता है। उसके बाद जूनियर गाड़ी के अंदर बैठ जाती है और जाने लगती है। टाइमून पीछे पीछे भाग रहा होता है और बार बार उससे कह रहा होता है कि तुम मुझे कभी मत भूलना, मैं हूं तुम्हारे साथ। जब तक मैं रेडी ना हो जाऊं तुम किसी से भी फ्रेंडशिप मत करना, कभी किसी से भी प्यार मोहब्बत के बारे में मत करना। और यहाँ पर जूनी उसकी सारी बातें सुन रही होती है कि ये छोटा सा बच्चा उसे क्या सिखा रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ साल बाद का सीन, जब जून एक बड़ी लड़की में कन्वर्ट हो जाती है और वह दिन ब दिन बहुत ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट हो गई होती है। और यहाँ पर वह आती है एक बड़ी सी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए। ये कंपनी टिमून की होती है, इसके एक डिपार्टमेंट को वह हैंडल कर रहा होता है। पर अब कहानी में बहुत ट्विस्ट आने वाले हैं, क्योंकि जून की कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जिनकी वजह से वह बहुत सी चीजें अब भूल चुकी है और उसे कुछ भी आइडिया नहीं है। वह यहाँ पर इस कंपनी के प्रेसिडेंट की अपने वर्कर्स के लिए लॉयल्टी और उनका ट्रीट करने का जो मेथड है वह ट्राई करने आई है। और अब हम देखते हैं जूनी को, जो कि कंपनी के अंदर जाती है
और उसके पीछे हम देखते हैं हमारे कहानी के मेन हीरो टिमून को। यहाँ पर हम देखते हैं कि जूनी जो अपने कोऑर्डिनेटर से बात कर रही होती है, इधर टिमून जो होता है वह मीटिंग लेकर वापस आ रहा होता है और इन दोनों की एक आखिरी बार थोड़ी सी मुलाकात होती है। टिमून को लगता है कि वह उसे जानता है, पर टिमून इग्नोर करता है और अपनी असिस्टेंट से बात करने में बिजी हो जाता है। इधर हम जून को देखते हैं जो कि एचआर डिपार्टमेंट में जाकर इंटरव्यू देती है। इधर हम टाइम को देखते हैं जो कि ऑफिस में नए लोगों को जिन्हें सिलेक्ट किया गया होता है उनकी लिस्ट चेक करता है, लेकिन तब तक उसके पास उसके घर से कॉल आता है और वह भागा भागा घर जाता है। और अब हम घर के अंदर का सीन देखते हैं जहां पर हम देखते हैं कि उसकी मॉम में हलचल आई है और जो आदमी उन्हें पूरे दिन टेक केयर करता है उसने उसकी मॉम की फिंगर को हिलता हुआ देखा है। टिमून को लगता है कि उसकी मॉम होश में आ गई है, पर ऐसा नहीं होता, वह अभी भी कोमा में होती है। और टिमून उम्मीद करता है अपनी जूनी और अपनी मॉम की फोटो को उठाकर कि जब जूनी वापस आएगी तो उसकी मॉम जरूर होश में आ जाएंगी। चाहे जो कुछ भी हो, उसकी मॉम को याद होगा कि उनकी एक प्यारी सी डॉटर इन लॉ है और टिमून बस उसे देखकर मिस करने लगता है कि आखिर वह कहाँ पर है। इधर हम देखते हैं अगला सीन जहां पर हम देखते हैं कि जो यूनी होती है अब वह भी बड़ी हो गई होती है और अब वह जबरदस्ती टिमून के ऑफिस में जा रही होती है। टिमून का स्टाफ उसे समझाता है कि बॉस को ये सब कुछ नहीं पसंद आएगा, लेकिन यूनी उसकी बात नहीं मानती है। जबरदस्ती ऑफिस के अंदर चली जाती है और वहां पर रखी फाइल्स को चेक करने लगती है। उन्हीं फाइल्स के बीच में उसे जून की फाइल भी मिलती है जिसको वह देख लेती है और उसको देखकर उसे याद आ जाता है कि यह तो वही लड़की है जिसकी वजह से उसकी फैमिली में उसके साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। ऑलमोस्ट उसके फैमिली मेंबर्स ने उसे छोड़ दिया था, जबकि गलती उसकी खुद की थी। जूनी की उस फाइल को लेकर वह सीधा एचआर डिपार्टमेंट की तरफ चली जाती है जहां पर जूनी नए एम्प्लॉयज के साथ मिलकर इंटरैक्ट कर रही होती है, उन्हें अपना टैलेंट दिखा रही होती है, उनसे बातचीत कर रही होती है। यूनी उसकी फाइल लेकर वहां पर आ जाती है और कहती है, तो तुम यहाँ हो, मतलब तुम वापस आ चुकी हो। तुम वही हो ना जिसने मुझे हराकर टैलेंट कैंप में एडमिशन लिया था और तुम्हारी वजह से मेरे फैमिली मेंबर्स ने मुझे अकेला छोड़ दिया था। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस कंपनी में आसानी से आ जाओगी? तुम यह सब कुछ टिमून के करीब आने के लिए कर रही हो ना? यहाँ पर हम देखते हैं कि जूनिया साफ साफ इनकार कर देती है कि वह उसे नहीं जानती है और वह बार बार पूछती है कि वह ऐसा क्यों कर रही है और उससे कहती है कि वह बदतमीजी से बात न करे, लेकिन यूनी नहीं मानती है। यूनी को लगता है कि जूनी एक्टिंग कर रही है, भूलने की वह सच को इग्नोर करना चाहती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जून जो होती है बार बार इनू से बस एक ही बात कहती है कि मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, मैं तो तुम्हारा नाम भी पहली बार सुन रही हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ये सब कुछ टिमून के करीब आने के लिए कर रही हूँ, जबकि अभी तो मैं टिमून से एक बार भी मिली नहीं हूँ। वह इस कंपनी के मालिक हैं और मैं उन्हें अच्छे से जानती भी नहीं हूँ। आपको मिसअंडरस्टैंड। यूनी उससे कहती है, ठीक है, तो तुम इस कंपनी में रहोगी तब ना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह क्लेम करने लगती है कि जूनी को इस कंपनी से निकाल दिया जाए, जब उसे कंपनी की एचआर मना करती है, यह बोलकर कि वह बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और उन्हें जूनियर जैसे लोगों की कंपनी में जरूरत है। और अगर बॉस को पता चला कि कोई इतना टैलेंटेड इंसान यहाँ पर आया था, उसके बाद भी उन लोगों ने उसे जॉब से निकाल दिया, तो वह बहुत ज्यादा नाराज होंगे। जिसको सुनकर यूनी को गुस्सा आ जाता है और वह एक जॉब करने वाली एम्प्लॉय को जोर का थप्पड़ लगाती है और कहती है कि बहुत हुआ तमाशा, तुम यह सब कुछ तब बोलना जब तुम्हारे सामने टिमून खड़ा हो। मैं टिमून नहीं हूँ, मैं इस कंपनी की इन्वेस्टर हूँ। लेकिन तभी वहां पर खुद टिमून आ जाता है और वह यूनी को यह सब करता हुआ देख लेता है और वह यूनी से कहता है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज को परेशान करने की, और तुम्हें यहाँ आने की परमिशन किसने दी? और उसके हाथ से जून का वह डॉक्यूमेंट वाला पेज भी छीन लेता है और कहता है, बकवास कम करो यूनी और यहाँ से जाओ। यूनी टिमून के पास जाती है और उसको टच करने की कोशिश करती है, पर टिमून उसे छूने भी नहीं देता और कहता है, मेरे एम्प्लॉय से माफी मांगो। ना चाहते हुए भी टिमून के लिए उसे एचआर से माफी मांगनी पड़ती है। वह कहती है कि उससे गलती हो गई है और वह दोबारा यह सब कुछ नहीं करेगी। और अब हम देखते हैं कि यह सब सुनाने के बाद यूनी को वहां से भेज दिया जाता है, ये बोलकर कि वह दोबारा इस ऑफिस में नहीं आएगी और टिमून खुद देख लेगा। और अब हम देखते हैं अगला सीन जहां पर टिमून अपने केबिन में जाकर बैठ जाता है। जूनी अभी भी प्रॉपर तरीके से टिमून से नहीं मिली होती है और यहाँ पर टिमून के केबिन में यूनी जाती है। यूनी कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? टिमून, मुझे एक बार उनके सामने बोलने का मौका तो देते। जिस पर टिमून बोलता है, तुम इस कंपनी की इन्वेस्टर हो,
अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे थोड़े पैसे इन्वेस्ट करने से यह कंपनी तुम्हारे नाम हो गई है और तुमने मेरे एम्प्लॉयज को खरीद लिया है, तो हम सो सॉरी यूनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे एम्प्लॉयज को तुमने नहीं खरीदा है, वह बिकाऊ नहीं है। वह बस यहाँ पर अपनी जॉब कर रहे हैं और तुम्हें ये सब करने का कोई भी हक नहीं है। और वह यूनी से कहता है, दोबारा अगर तुम इस कंपनी में आई तो मैंने अपनी कंपनी से तुम्हारा फंड और शेयर दोनों निकाल देना है। मुझे ऐसे घटिया शेयर और फंड की जरूरत नहीं है। इतना सब कुछ सुनने के बाद तो यूनी के होश उड़ जाते हैं और उसे लगता है कि टिमोन अब उसके काबू से बाहर निकल चुका है और अब वह कुछ भी नहीं कर सकती है, इसलिए वह चुपचाप वहां से चली जाती है, यह बोलकर कि टिमोन तुम मुझे रिग्रेट करोगे। और टाइमन बोलता है वह वक्त बताएगा। इधर हम देखते हैं जूनी को, जो कि अब नए काम पर लगी होती है और वह यहाँ पर बेसिक काम कर रही होती है जो टिमोन की कंपनी के एम्प्लॉयज को करना है। बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहे होते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो टिमोन होता है वह अंदर बैठकर डिस्कस कर रहा होता है। इधर जूनी एक बहुत ही अच्छी फाइल बनाती है और कहती है क्या यह टिमोन तक पहुंचाई जा सकती है, जिस पर उसके कॉलीग्स कहते हैं क्यों ना तुम इसे खुद देकर आओ, एक बार तुम भी तो मिस्टर टिमोन से मिलो और देखो हमारे कंपनी के प्रेसिडेंट कैसे हैं। जिस पर जूनी कहती है ठीक है, तुम जो बोल रहे हो मैं करने के लिए रेडी हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जूनी होती है वह तैयार हो जाती है टिमोन से मिलने के लिए और वह जैसे ही अंदर जाती है तब तक वहां पर टिमोन की असिस्टेंट आ जाती है और उसे बताती है कि तुम अभी बॉस से नहीं मिल सकती हो। दरअसल बॉस एक बहुत ही जरूरी मीटिंग में बिजी है, अगर तुम मुझसे मिलाना चाहती हो तो बाद में आना, तुम यह फाइल मुझे दे दो। और जूनी उसे वह फाइल दे देती है और कहती है ठीक है, जैसा तुम बोलो, और वहां से चली आती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टिमोन उस फाइल को पढ़ता है। उसके अंदर जो प्रोजेक्ट और बेसिक डिटेल्स लिखी होती हैं उसे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और उसे लगता है कि यह बस कोई बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड इंसान बना सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वह अपनी असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है मेरी उस लड़की से बात करवाओ जिसने यह डिटेल लिखी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी असिस्टेंट उसकी बात मानती है और कहती है क्यों नहीं। और वह जैसे ही जूनी को अंदर लाने के लिए बोलती है, टिमोन बोलता है ठीक है ठीक है, एक काम करो उसे फौरन अंदर लेकर आओ। टिमोन को लग रहा होता है कि जूनी है और वह बार बार उसके डॉक्यूमेंट्स और सब कुछ मैच कर रहा होता है। इधर हम देखते हैं जूनी को जो कि टिमोन के पास आती है। इधर टिमोन जो बेसब्री से उसी का इंतजार कर रहा होता है और वह देखता है कि जूनी जैसे ही है वह उसे देखने लगता है। पहले तो ये दोनों एक दूसरे से अनफैमिलियर वे में बिहेव करते हैं। जूनी भी थोड़ा ऐसे बिहेव कर रही होती है कि मानो उसे टिमोन पूरी तरह से याद ही नहीं है। वह जो कर रही है वह बस एक तरह का धोखा है या वह किसी डेली लाइफ में जी रही है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि जूनी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करती है और टिमोन से बात करती है। यहाँ पर बातों ही बातों में टिमोन को पता चलता है कि जूनी की मॉम की डेथ हो चुकी है। और यहाँ पर जब टिमोन उससे पूरी तरह से बात करने की कोशिश करता है तो जूनी साफ कह देती है ये मेरा पर्सनल फैमिली मैटर है और उसे नहीं लगता कि टिमोन जो उसका बॉस है उससे ये सारी चीजें शेयर करना कंफर्टेबल होगा और ऐसा बोलकर वहां से चली आती है। इधर हम देखते हैं कि टिमोन जो होता है वह अपने ऑफिस से किसी बंदे को कॉल करता है और कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए और वह जूनी के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने को बोल देता है। इधर वह अपनी असिस्टेंट के साथ गाड़ी के अंदर बैठा होता है जहां पर उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की 10 इयर्स पहले एक बहुत ही सडन एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। इधर हम देखते हैं कि तभी उसकी आंखों के सामने जूनी आ जाती है जिसको देखकर वह समझ जाता है कि उसे इसे फॉलो करना है ताकि यह उसके तक पहुंच सके। और हम देखते हैं कि वह उसे फॉलो करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर जो जूनी होती है वह एक डॉक्टर से मिल रही होती है जहाँ पर पता चलता है कि जूनी को माइनर अल्जाइमर है। उसकी पुरानी मेमोरीज सारी गायब हो चुकी हैं, उसके पास कोई भी मेमोरी नहीं है। टिमोन ये सारी बातें सुन लेता है और टिमोन जूनी से कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी मेमोरी कलेक्ट करने में मदद करूंगा, पर तुम्हें भी एक काम करना होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह जून से और बात करता है और उसे एक एक बात बताता है और उससे कहता है मेरी मॉम ने तुम्हें जो ब्रेसलेट दिया था, क्या तुम वह ब्रेसलेट मुझे दिखाओगी। जैसे ही जूनी वह ब्रेसलेट दिखाती है टिमोन उसे बताता है कि यह ब्रेसलेट स्पेशली मेरी ग्रैंडमदर ने मेरी मदर को दिया था, उन लोगों के लिए जो मेरी फैमिली से मेरी मैरिज के थ्रू कनेक्टेड होंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जूनी बोलती है ये तुम क्या बोल रहे हो, मुझे मेरी पूरी मेमोरीज तक याद नहीं है। जिस पर टिमोन बोलता है तो मेरी असिस्टेंट बन जाओ। और यहाँ पर वह जूनी को उसकी मेमोरीज वापस लाने का प्रॉमिस देकर उसे अपनी असिस्टेंट बना लेता है।
और अब हम देखते हैं अगला सीन, जहां पर टाइमून ऑफिस के अंदर बैठा होता है, बेसब्री से जूनी के आने का इंतजार कर रहा होता है और बहुत बेसिक तरीके से ड्रेस्ड होकर आया होता है, फॉर्मल तरीके से। जैसे ही वह देखता है कि जूनी वहां पर आ गई है, वह उसकी टेबल पर बैठता है। जूनी उससे कहती है, आपको इतना फॉर्मल तरीके से ड्रेस्ड होने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही अच्छे लगते हो जैसे आप कैजुअल ड्रेस जब होते हो। टिमून उसकी बात समझ जाता है। और अब हम देखते हैं अगला सीन। हम देखते हैं कि टाइमून बार बार जून को घूर कर देख रहा होता है। जून कहती है, क्या तुम मुझे काम नहीं करने दोगे? मुझे घूरना बंद करो, अपने काम पर फोकस करो। टिमून बोलता है, क्या? मैं तो तुम्हें नहीं घूर रहा हूँ। और वहां पर जूनी से झूठ बोलता है। जूनी कहती है, सच तो यही है। फिर टिमून बोलता है, मैं तुम्हें भूल नहीं रहा हूँ, मैं कुछ सोच रहा हूँ। जूनी बोलती है, क्या सोच रहे हो? टिमून बोलता है, दरअसल इस कंपनी में कुछ हायर पोजीशंस खाली हैं, तो उन पोजीशंस के लिए मुझे लोगों की जरूरत है। क्या तुम समझ सकती हो कि यहाँ पर कौन से लोग हैं जो उन पोजीशंस को अच्छे से हैंडल कर लेंगे? और जूनी उसे समझाती है कि ये तुम्हारी कंपनी है, कोई चीज नहीं जिसे तुम जब चाहो इधर उधर फेंक दो। यहाँ पर लोगों को हायर करने के लिए अपने दिमाग का यूज करो। इतने यूजलेस तरीके से किसी को भी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मत दो। जितनी मेहनत की है वह सारी वेस्ट चली जाएगी। टिमून उसकी बात समझ जाता है और उसके पास किसी का कॉल आता है और वह उससे मिलने के लिए बोलता है। जूनी कहती है, मुझे कुछ काम है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। जिस पर टिमून बोलता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो? जूनी बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। इधर हम देखते हैं कि टिमून अपनी असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है कि यह भी यहाँ से चली गई है। अब मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? क्या लड़कियां ऐसी होती हैं, वह लड़कों को पूरी बात क्यों नहीं बताती हैं? इधर हम देखते हैं कि टिमून को लगता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है, शायद वह वहां से चली गई है और वह इसीलिए क्लब में जाकर लगातार ड्रिंक करता रहता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह बार बार उसके बारे में पता लगा रहा होता है और अपने बचपन की मेमोरी ज्यादा याद कर रहा होता है। इधर हम जून को देखते हैं, जो कि अपने किसी जरूरी काम से गई होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही वह बाहर निकल कर आती है, तभी उसके सामने 3 गंदे लड़के आ जाते हैं जो उसे परेशान करने लगते हैं। और जूनी उनकी तरफ देखती है और उनसे कहती है, यहाँ से जाओ और अपना काम करो। जाकर जिस पर वह लड़के कहते हैं, तो तुम्हें लगता है कि हम यहाँ से सिर्फ तुम्हें देखकर जाने के लिए आए हैं? हम तो सिर्फ जूनी को परेशान करने के लिए आए हैं। और वे लोग जूनी को गलत ढंग से टच करने लगते हैं और उसे छेड़ने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर टिमून आ जाता है, जिसे कहीं से खबर मिल चुकी होती है कि जूनी ऑफिस से वापस आ गई है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो टिमून होता है वह जूनी की तरफ देखता है और उन लड़कों को मारने लगता है। लेकिन थोड़ी देर में ही वे लड़के टिमून की तरफ देखने लगते हैं और उसे पकड़कर मारने लगते हैं। जूनी वह सब देखकर अपने बचपन का एक हादसा याद करने लगती है, जिसकी हल्की हल्की यादें उसके सामने आ रही होती हैं और वह सब देख पा रही होती है। और अब डिसाइड करती है कि वह टिमून को प्रोटेक्ट करेगी। इसलिए वह सबसे पहले उन लड़कों को बुरी तरीके से मारती है और उसके बाद वह टिमून को बचाती है और कहती है, क्या जरूरत थी हीरो बनकर? देखो तुम्हारे फेस पर और पूरी जगह पर कितनी चोट लग गई है। वह उसके फेस पर और बाकी जगह पर दवाई लगाना शुरू कर देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो टिमून होता है वह यह सब देख रहा होता है और उससे कहती है, तुम्हारे होंठ के पास चोट लगी है। लेकिन टिमून उसे किस कर लेता है। जूनी उसे कहती है, ये तुमने क्या किया? तुमने मुझे किस क्यों किया? जिस पर टिमून बोलता है कि मैंने तुम्हें किस नहीं किया, मैं बस तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। तो बताओ, वह लड़का कौन है जिससे मिलने के लिए तुम कंपनी से भागी हुई गई थी? जूनी कहती है, ये तुम क्या बोल रहे हो? तो मेरे बॉस और यहाँ पर जो टिमून होता है वह बार बार जूनी को किस कर रहा होता है, जिस पर जूनी को गुस्सा आ जाता है और वह टिमून का कान पकड़ लेती है और कहती है, कुछ भी बकवास करना बंद करो, कोई भी लड़का नहीं है। और कोई लड़का कैसे हो सकता है? टिमून। और यहाँ पर हम देखते हैं टिमून बोलता है, तुम झूठ बोल रही हो। जूनी बोलती है, बिल्कुल भी नहीं है सब, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूं, उसके बाद हम बात करेंगे। टिमून बहुत ज्यादा ड्रिंक होता है, लेकिन तब तक वहां पर उसका सेक्रेटरी आ जाता है जो जूनी की मदद करने के लिए रेडी होता है और वह और उनसे कहता है, क्या आप मेरे साथ अंदर तक चलेंगी? वह टिमून को लेकर अंदर जाता है और कहता है, बॉस ने आज से पहले इतनी ज्यादा ड्रिंक कभी नहीं की, लेकिन आपको देखकर अच्छा लग रहा है। आप काफी बड़ी हो गई हैं और ऐसा लग रहा है काफी मैच्योर भी हो गई हैं क्या? एक बार चलकर अंदर आप बात करेंगी? जिस पर जूनी कहती है, किससे? और वह बोलती है कि आपकी गॉड मदर से। जूनी कहती है, दरअसल मेरी सारी मेमोरीज मैं भुला चुकी हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, मैं बस अपनी मेमोरीज याद करने की कोशिश कर रही हूँ। जिस पर टिमून का सेक्रेटरी बताता है, दरअसल मैडम आपकी जो गॉड मदर थी जिन्होंने आपको एक्सेप्ट किया था,
आपकी एजुकेशन के लिए फंडिंग की थी, वह आज जिंदगी और मौत से लड़ रही है। क्या एक बार आप उनसे मिलना नहीं चाहेंगी? जूनी अंदर जाती है, उनकी तरफ देखती है। उसके पास में एक फोटो भी रखी होती है। वह उसे देखती है और कहती है, यह सब कुछ मेरे लिए आसान नहीं है। और वह यहाँ पर उन गॉड मदर को यानी टिमून की मॉम को बुलाती भी है कि मैं वापस आ गई हूँ। क्या आप मुझसे अच्छे से मिलना नहीं चाहेंगी? जिस पर टिमून की मॉम का हाथ हिलता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो टिमून की मॉम है वह और उनसे मिलने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। जस्ट बिकॉज बीमार है वह कुछ भी नहीं कर पा रही है और कुछ जगह पर यह सब देखकर खुश हो जाती है और वह बटलर से बोलती है, क्या वह हर दिन यहाँ आ सकती है? बटलर उन्हें अलाउ कर देता है और कहता है, अबेशा क्या आ सकती है। अब हम देखते हैं अगला सीन जहां पर और इन्हें जाने लगती है। बटलर बोलता है कि आप यहाँ से नहीं जा सकती हैं, यह आपका घर है। क्या आज रात आप यहाँ नहीं रुक सकती हैं? वैसे भी रात में निकलना बहुत ज्यादा अनसेफ है। जूनी रुक जाती है। अगली सुबह जब टिमून की आंख खुलती है, वह जून को अपने घर में देखकर बहुत ज्यादा शॉक होता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जून कहती है, तो तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। जिस पर टिमून बोलता है, बात ऐसी है कि मुझे कुछ भी नहीं लगता है। मैं बस चाहता हूँ कि तुम अच्छे से रहो और मुझे ये बताओ, कल रात मैंने तुम्हारे साथ कुछ बदतमीजी तो नहीं की थी? जूनी उसे डिल्यूजन में डाल देती है। टिमून सोचने लगता है कि कहीं उसने जूनी को कुछ अपनी गलत बचपन की मेमोरी तो नहीं सुनाई है। वह जूनी के सामने तो नहीं रोया? जूनी कहती है, बहुत सोच यूनी, अभी तो मुझे कुछ जरूरी काम के लिए ऑफिस जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि टिमून अभी भी बार बार सोच रहा होता है कि वह जून के सामने रोया होगा या उसने कुछ फालतू की बातें की होंगी और वह खाने की टेबल पर भी उसे परेशान कर रहा होता है। अगला सीन में हम देखते हैं कि टिमून और जूनी एक साथ ऑफिस जाते हैं और टिमून बोलता है, क्या तुम अभी भी मुझे नहीं बताओगी? जूनी कहती है, मैं सब बताने के लिए रेडी हूँ, पर तुम्हें बस एक बात बता दूं, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं बस तुम्हें परेशान कर रही हूँ। टिमून, तुम इतनी सी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? जिस पर टिमून उसकी बात समझ जाता है और यहाँ पर जो अरेंज होती है वह टिमून से कहती है, अब तो अंदर जाकर काम करो, मैं कंपनी के बाकी के कलीग से मिलकर आती हूँ। जिस पर टिमून बोलता है, क्या सच में तुम्हें यही सब करना है? जूनी बोलती है, हाँ। टिमून बोलता है, मुझसे बात करवा के मैंने तुमसे कल बात नहीं की। तब तक वहां पर उनकी असिस्टेंट आ जाती है और कहती है, बॉस आपकी कुछ मीटिंग्स हैं, आपको अंदर चलना पड़ेगा। और टिमून अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे ही टिमून अंदर जाता है वहां पर एंट्री होती है यूनी की, जो कि आकर और उनसे बदतमीजी करने लगती है और कहने लगती है, तो आगे अपने असली रूप में तुमने आते ही टिमून के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया। तो मैं बता दूं, टिमून तुमसे बात करने में या कोई भी रिलेशन रखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। उसे अकेला छोड़ दो और अपना काम करो जाकर। जूनी बोलती है, तो यह चीज टिमून मुझे बताएगा ना? तुम बताने वाली होती कौन हो उसकी लॉयर? जिस पर इन्हें दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई होने लगती है। वॉरेन से बदतमीजी करने लगती है। लेकिन तब तक वहां पर टिमून आ जाता है, जो यूनी को बहुत ज्यादा डराता है और डरा धमकाकर उसे वहां से भगा देता है। और यह सब देखकर जूनी को अपने बचपन का एक लड़ाई वाला सीन याद आ रहा होता है, जहां पर टिमून उसके लिए स्टैंड ले रहा होता है सबके सामने, और वह सबके सामने उसके लिए लड़ रहा होता है। और जूनी यह सब देखकर अनकॉन्शियस हो रही होती है। टिमून को डर होता है कि कहीं वह दोबारा से बीमार न पड़ जाए, लेकिन अब उसे सब याद आ गया होता है कि टिमून उसके लिए बचपन में क्या क्या नहीं किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह अचानक से टिमून को घूरने लगती है। टिमून को डाउट होता है और वह आकर टिमून को किस कर लेती है। टिमून बोलता है, क्या हुआ, तुम अचानक से ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? और वह बहुत ज्यादा शॉक में होता है कि ओरिजिनल से किस किया बार बार। वह देख रहा होता है कि जूनी बस घूरे जा रही है। उसे डर लग रहा होता है कि आखिर यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगी, उसने क्या कर दिया है। लेकिन जूनी उससे कहती है, मैं बस तुम्हें देख रही हूँ, मुझे दिन के दिन तुम्हारे ऊपर बहुत प्यार आ रहा है। टिमून को यह सारी बातें सुनकर अच्छा लग रहा होता है और वह अरेंज की तरफ देख रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं खुश हूं कि तुमने मेरी बात समझी हो। तुम्हें रियलाइज हुआ कि मैं ही वह हूं जिसके साथ तुमने अपना बचपन बिताया, इतनी अच्छी मेमोरीज बनाई और तुमने मुझे किस किया। तो इसका मतलब यही है ना कि अब तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं और तुम मुझसे शादी करने में इंटरेस्टेड हो? जूनी बोलती है, हाँ, हम कह सकते हैं, अगर तुम चाहो तो। टिमून बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, और अगर मैं ना चाहूं तो? जिस पर टिमून और जूनी एक दूसरे को परेशान करने लगते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब जूनी और टिमून एक साथ घर की तरफ जा रहे होते हैं और टिमून रास्ते में कई सारी बातें कर रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे घर से
मैंने तुम्हारा सारा सामान मंगवाने के लिए बोल दिया है, बहुत जल्दी। सारा सामान तुम्हारे कदमों में होगा, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी बाकी की चीज है। और यहाँ पर हम देखते हैं घर का बटलर जूनी और टिमोन को एक साथ देख रहा होता है। वह बहुत ज्यादा शॉक होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बटलर उनसे कहता है, अंदर आओ। यहाँ पर हम देखते हैं कि जूनी और टिमोन अंदर जाते हैं और बटलर से बात करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर टिमोन जूनी को घर की एक एक चीज दिखाकर उससे कहता है, जूनी, तुम्हें याद है ये वही जगह है जहां पर तुमने मेरे लिए गरम गरम खाना बनाया, और जब मैंने खाने से मना किया तो तुमने पूरे खाने को मेरे मुंह के अंदर डाल दिया। जिस पर जूनी कहती है, क्या सच में मैंने ऐसा किया? जिस पर टिमोन बोलता है, हाँ बिल्कुल। जूनी कहती है, क्या तुम मुझे मेरे बचपन की और भी बातें बताओगे? टिमोन बोलता है, मुझे तुम्हारे बचपन की एक एक डिटेल की तरह याद रहती थी। जब देखो तब मुझे तंग करती रहती थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुमने मुझे बस तंग किया है, तुमने मेरी मदद भी की है। और वह ऐसे करके जून को फिक्शनली बहुत सारी बातें बताने लगता है। उसके बाद वह जून को एक रूम के अंदर लेकर जाता है। जूनी देखती है कि उसके रूम के अंदर बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं। जूनी कहती है, ये क्या है? तुम मुझे स्टडी रूम में क्यों लेकर आए हो? टिमोन बोलता है, ये बुक्स हैं। जूनी कहती है, क्या मतलब? टिमोन बोलता है, ये वही बुक्स हैं जिनको पढ़ने में तुम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहती थी, किसी को भी यहाँ आने नहीं देती थी, तो ये तुम्हारे लिए है। जूनी कहती है, क्या सच में? और यहाँ पर हम देखते हैं वह कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। टिमोन बोलता है, एक एक किताब उठाकर देखो, तुमने अपना नाम लिख रखा है। जूनी बुक से उठाकर देखती है और उसे रियलाइज होता है कि टिमोन जो बोल रहा है वह सच बोल रहा है। और उसके मन में बस यह आ रहा होता है कि जब वह छोटी थी तो शायद तब उसे टिमोन के लिए अट्रैक्शन नहीं फील हुई होगी, पर अब जब वह बड़ी हो गई है और जब वह यह सारी बातें याद कर रही है तो दिन के दिन उसे टिमोन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है और उसके लिए इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती है। और ऐसा सोचकर वह इनको किस करने लगती है। इनके बीच में किसिंग और रोमांटिक मोमेंट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टिमोन और जूनी एक साथ एक बिस्तर के अंदर होते हैं और अभी भी टिमोन बार बार उससे बस एक ही सवाल पूछ रहा होता है कि मुझे बताओ, तुम किस कॉलेज में गई थी और तुमने किस लड़के को डेट किया ताकि वह कुछ भी न कर सके। जूनी कहती है, बाद में बताऊंगी, यह तुम्हारा होमवर्क है कि तुम इन सब चीजों के बारे में पता लगाओ। अब हम देखते हैं अगला सीन, जहां पर ये दोनों एक साथ एक कंपनी के अंदर जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि टाइमून बोलता है कि हमारे सिटी में एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन होने वाला है जिस पर इस सिटी का टॉप टेक्नोलॉजी मास्टर आने वाला है, जिसको टेक्नोलॉजी की हर नॉलेज है और उसने बहुत मेहनत की है। बाकी सारी चीजों में जूनी बोलती है, अच्छा क्या नाम है? यहाँ पर वह उसका कुछ अजीब सा नाम लेता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि टिमोन बोलता है, वह हमेशा से मेरा आइडल रहा और मैंने यह सारी मेहनत उसी के लिए की है। उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। मेरे हार्ड वर्किंग डेज में सब कुछ मैनेज करना मेरे लिए इम्पॉसिबल था, लेकिन मैंने उसे इंस्पायर होकर सब कुछ मैनेज किया। और यहाँ पर हम देखते हैं जूनी को, जिसको किसी का कॉल आता है। वह टिमोन से एक्सक्यूज मी बोलकर सैड हो जाती है, कॉल अटेंड करती है और यहाँ पर कोई बंदा होता है। वह उससे कह रहा होता है, क्या तुम अपनी असली सच्चाई लोगों के सामने लाने वाली हो? और जूनी कहती है, शायद वक्त आ गया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे जूनी वहां से जाती है, वहां पर कोई मीडिया रिपोर्टर आ जाती है जो उसकी क्लासमेट हुआ करती थी और वह जूनी को देखकर कहती है, तुम वही हो ना जो इस घटिया नौकरानी की बेटी थी, टिमोन की मदर के पैसों पर पल रही थी, अपनी एजुकेशन फंड की कैंप में गई और वापस यही आ गई। तुम्हारे ऊपर तो केस होना चाहिए। तुम्हारे जैसे लोग वापस वहीं आ गए जहां से उन्होंने शुरू किया था। मुझे तो रिग्रेट होता है। जूनी कहती है, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से? यूनी, किसने तुम्हें पैसे दिया? ये गलत बोलने के लिए तब तक पीछे से यूनी आ जाती है। जूनी कहती है, तुम्हारी मालकिन और बाकी लोगों को मैं देख चुकी हूँ, कौन है, पर मुझसे बकवास मत करो और यहाँ से जाओ। यहाँ पर हम देखते हैं कि वहां पर टिमोन आ जाता है, लेकिन यूनी टिमोन को देखकर जूनी को चैलेंज करती है और कहती है, आज की पार्टी में तुम्हें वह भेजी थी देखने को मिलेगी जिसके बारे में तुमने कभी भी नहीं सोचा होगा, और मुझसे पंगे मत लो, तुम मुझे नहीं जानती हो, मैं क्या कर सकती हूँ। और ऐसा बोलकर वह वहां से चली जाती है। अगला सीन हमें उस पार्टी के अंदर का दिखाया जाता है जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां अब उस फेमस और रिच इंसान से मिलने के लिए बड़े बड़े टेक्नोलॉजी और टेंट्रम्स को यूज करने के लिए आ रही होती हैं और अपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रही होती हैं। तभी वहां पर हम देखते हैं कि यूनी भी जाती है, वह अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताती है। सभी को उसका प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि टिमोन और जूनी स्टेज पर जाते हैं, वह भी अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं और यहाँ पर अब प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की बारी आ जाती है कि किसने इस प्रोजेक्ट की डील को जीता है।
और कौन उस फेमस इंसान से मिलेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें यूनी और सभी लोग टेंशन ले रहे होते हैं और तभी अचानक से उस कंपनी के इन्वेस्टिंग पीरियड के लिए उस आदमी का नाम यूनी जाता है और बोला जाता है कि जैसे ही वह स्टेज पर आएगा आप लोग हैरान रह जाएंगे। और जैसे ही उस आदमी का नाम यूनी जाता है और झूठ कर स्टेज की तरफ जाने लगती है, यहाँ पर यूनी और इनसे कह दिया, बंद करो। जूनी, ये तुम्हारे खेलने कूदने की जगह नहीं है जो तुम ये सब कर रही हो, ये पब्लिक स्टेज है लोगों के सामने, टिमून का तमाशा बन जाएगा। जूनी कहती है, मैं ही हूं वह। और यहाँ पर टिमून बहुत ज्यादा शॉक होता है। यूनी को रिग्रेट होता है कि उसने क्या से क्या कर दिया उसने, और इनसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। यहाँ पर सभी हैरान होते हैं कि अब वह क्या करें। और यहाँ पर हम देखते हैं कि टिमून की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह स्टेज पर आता है और कहता है, क्या सच में? जूनी कहती है, हाँ। यूनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह आराम से कहती है, तो तुम थी ये सब कुछ करने वाली, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने यह सब गेम खेला मेरी इमेज डाउन करने के लिए किया ना तुमने। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तब तक वहां पर गार्ड आ जाते हैं और यहाँ पर जो यूनी होती है वह बराबर लगातार गंदे गंदे शब्द जूनी को बोलती रहती है और कहती रहती है, तुम्हारे जितनी घटिया और बदतमीज लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। लोगों के पैसों पर पली और अभी भी उसी के साथ हो। लेकिन तब तक वह पीछे से आकर जूनी को धक्का मार देती है। जूनी बेहोश हो जाती है। पुलिस तो यूनी को ले जाती है, पर टिमून अगले सीन में जूनी को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है। जूनी को जब होश आता है तो उसके दिमाग में उसको बचपन की सारी मेमोरी आ जाती है और उसे अब टिमून चाहिए होता है और वह बहुत ज्यादा खुश होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब टाइमून को उसकी मॉम के पास ले जाती है और उनसे बात करने के लिए कहती है। टिमून उनको एक अच्छी सी पोएम सुनाता है और उसकी मॉम मूवमेंट करना शुरू करती है और ये लोग बस उसी पोएम के सहारे जैसे तैसे करके उसकी मॉम को होश में लाते हैं। उसकी मॉम जैसे ही होश में आती है तभी वह जूनी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। एक फैमिली फोटो ली जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन दोनों ने शादी भी कर ली है। अब हमें लास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टिमून अपनी फैमिली फोटो बदल रहा होता है और ऑफिशियली 2 बच्चों का बाप बन चुका होता है। जूनी पीछे से उसे आवाज दे रही होती है कि टिमून जल्दी से आओ, तुम्हारा बेटा रो रहा है, ये ट्विन बेबीज मुझसे नहीं संभल रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि टाइमून भागता हुआ उनके पास जाता है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।